हेलो साथियों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। लास्ट लेक्चर में हमने शेड्यूल डिस्कस किया था कि कितने बजे आपको कौन सा लेक्चर मिलेगा। तो एक तो मिलेगा आपको उत्तराखंड स्पेशल, जिसमें सिर्फ उत्तराखंड की जानकारी होगी। उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, गवर्नमेंट की स्कीम्स, ये सारी चीज़ें। और जो दूसरा पार्ट है इसका 9 बजे वाला, उसमें हम जीएस डिस्कस करेंगे। और वो जीएस जो है वो यूपीएससी, यूपीपीसीएस और यूकेपीसीएस तीनों को सर्व करेगी, तीनों का पर्पस सॉल्व करेगी। ठीक है, तो सीधे अपने टॉपिक पे ही आते हैं। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ज्योग्राफी में ग्लेशियर के बारे में चीज़ें पढ़ी थी। और इसकी शुरुआत की थी हमने ग्लेशियल लेक से, जो खतरे में थी। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने उत्तराखंड की कुछ झीलों को चिन्हित किया था जो खतरे में है। तो बात वहां से शुरू की गई, ग्लेशियर लेक्स के बारे में। फिर हमने ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा और उसके बनाए गए लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। तो दरअसल हम लोग पढ़ रहे हैं लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब क्योंकि लैंडफॉर्म का जिक्र चला है, तो मैं सोच रहा हूं कि आपको लैंडफॉर्म वाला पार्ट क्लियर कराया जाए सबसे पहले। तो दरअसल हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का लिथोस्फेयर वाला पार्ट। ठीक है, आप देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय ज्योग्राफी का लिथोस्फेयर वाला पार्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है स्थल मंडल। स्फेयर का मतलब यहाँ पर मंडल से है ना, स्थल मंडल है। ठीक है, तो इसमें कई सारी चीजें हैं वैसे। इसमें आपको सबसे पहले क्या समझना होता है कि जो अर्थ का शेप है वो कैसा है, उसकी 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये सब चीजें पढ़ने को आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसको हर हाल में। लेकिन क्योंकि जिक्र हमारा लैंडफॉर्म्स को लेकर चल रहा था, तो क्यों ना हम लैंडफॉर्म्स की चर्चा को ही आगे बढ़ाएं। और ऐसा कुछ नहीं कि इससे पहले अगर आपने इससे चीजें रिलेटेड नहीं पढ़ी तो आपको समझ में नहीं आएगी बात, सारी बातें समझ में आएंगी। आप देखिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो अर्थ का जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है। ये तो लाइन तो फ्लैट दिख रही है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कुछ लैंडफॉर्म्स बना दूं तो बिल्कुल भी फ्लैट नहीं दिखाई देगा। लीजिए, मैंने यहाँ पर एक माउंटेन बना दिया। ठीक है, अब कहाँ फ्लैट है? ये तो एक उभरी हुई आकृति हो गई। यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ क्या, प्लेट्यू बना दिया मैंने। ये लीजिए, प्लेट्यू बन गई। इसी तरीके से प्लेन्स हो सकता है, इसी तरीके से डिप्रेशन क्रिएट हो सकता है यहाँ पर, ये समुद्र भी हो सकता है। तो दरअसल अर्थ ऐसी है, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल भी क्या है, एक फ्लैट, एक अनइवन सरफेस है। और इस अनइवन सरफेस में एटमॉस्फेयर से भी एक फोर्स काम कर रहा है और इंटीरियर पार्ट से भी कर रहा है। और इस तरीके से जब ये दो फोर्स आपस में काम करते हैं, दोनों फोर्स, तो अर्थ के सरफेस में बदलाव करते रहते हैं। दे कीप ऑन चेंजिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। So due to the coordination of these two forces, one is called exogenetic force and one is called endogenetic force, अंतर्जातीय बल, बाह्यजातीय बल। ठीक है, तो ये अर्थ के सरफेस को चेंज करते हैं। कुछ फोर्सेस क्या होते हैं, काफी सडन होते हैं, जैसे कि खूब बारिश हो गई पहाड़ों में, तो पहाड़ों में होने वाली लगातार बारिश से भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड वाली घटना देखने को मिल सकती है। दैट इज ऑल ऑफ अ सडन। या नदी में भीषण बाढ़ आ गई, ये एक सडन फिनोमिनाज हैं जो अचानक से देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि मेरे सामने नया माउंटेन नहीं बन जाएगा। दैट इज अ डिफरेंट फिनोमिना, जिसका एक अपना जियोलॉजिकल टाइम टेबल है दरअसल। कि हिमालय हमारे सामने नहीं बने, एंडीज, कोई भी पर्वत हमारे सामने नहीं बना है, प्लेन्स हमारे सामने नहीं बने। ये एक जियोलॉजिकल फिनोमिना, इसका एक जियोलॉजिकल पास्ट है, लेकिन है तो लैंडफॉर्म का ही उदाहरण। तो इस पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक के यानी कि वायुमंडल से आने वाले जो फोर्सेस हैं उनके बारे में मैं सिर्फ लिखने जा रहा हूं। कुछ बातें हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं वैसे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखो, फ्लूवियल एक्शन। फ्लूवियल की जब बात होती है तब बात होती है वाटर की। वाटर इन द फॉर्म ऑफ रिवर और रेन। क्या वाटर सरफेस को इरोड कर पाने में सक्षम है? बिल्कुल है, बहुत कुछ कर सकता है वाटर। ठीक, दूसरा नाम लिख रहे हैं हम ग्लेशियल एक्शन, जिसके बारे में तो खैर हमने पढ़ा ही है पिछले लेक्चर्स में।
ग्लेशियर भी मूव करता है, नए प्रकार की टोपोग्राफी का निर्माण कर सकता है। मोरेन्स पढ़ा हमने, है ना, और उसके इरोजनल एक्टिविटीज भी पढ़ी। ड्रमलिन्स है, टिल प्लेन है, आउटवॉश प्लेन है, और एस्कर्स हैं। दीज आर एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? ग्लेशियर, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। तीसरा है जो, वो है एओलियन, यानी कि विंड के मूवमेंट से भी ऐसे कई जगह हैं पूरी दुनिया में जहां विंड के एक्शन से भी कई प्रकार की लैंडफॉर्म्स देखने को मिलती हैं, खासतौर पे ऐसे इलाकों में जहां काफी चीजें काफी शुष्क यानी कि काफी ड्राई है। तो ये चीजें हमको पढ़नी होंगी इस चीज में, इसको हम पढ़ चुके, अब ये और ये बचा है। एक चीज और है इसमें, जिसमें मैं नंबर डाल रहा हूं 4, और यहां पे मैं लिखूंगा क्या? सी वेव्स। सी वेव्स, समुद्र की लहरें भी कई प्रकार के लैंडफॉर्म क्रिएट कर सकती हैं। देखिए, और यहां से यूपीएससी के क्वेश्चन आते हैं। आप अगर पिछले क्वेश्चंस पेपर उठाएंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको पता लगेगा कि सी वेव्स के जरिए कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बने हैं। मैं आपके सामने नाम लिखने जा रहा हूं, देखो। बीच का नाम कौन नहीं जानता? समुद्र तट किसकी वजह से बना? सी वेव्स की वजह से। क्लिफ, ठीक है। टोम्बोलो, ठीक है। आक, आक, ठीक है। और भी हैं, कोव्स, डेल्टा, हालांकि डेल्टा में नदी की भी भूमिका है, समुद्र की लहरों की भी भूमिका है इसमें, ठीक है। क्रीक्स और लेगून लेक्स, ऑल आर एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? द लैंडफॉर्म विच इज क्रिएटेड बाय सी वेव्स। ये यूपीएससी का टॉपिक रहा है, आप चाहें तो प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हमने एग्जांपल लिए, ये किसके एग्जांपल हो गए? एक्सोजेनेटिक फोर्स के, यानी कि बाह्य जाती बल के। इसी तरीके से अंदर से भी फोर्स काम कर रहा है, इसको देखते हैं क्या चीज है। अंदर से कौन सा फोर्स काम कर रहा है? एंडोजेनेटिक फोर्स। इसको हिंदी में कहते हैं अंतरजातीय बल। दिस इज कॉल्ड व्हाट? एंडोजेनेटिक फोर्स। देखिए, आज का जो लेक्चर है ये दो फोर्सेस पे है, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। इसका एक बैकग्राउंड मैं क्लियर कर रहा हूं आपके सामने, और इसको हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो एंडोजेनेटिक फोर्स में दो चीजें लिख सकते हैं हम। एक तो होता है क्या? वॉल्केनिक इरप्शन या वॉल्केनिक एक्शन लिख सकते हैं आप, ठीक, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार। दूसरा है अर्थ मूवमेंट। दूसरा क्या है? अर्थ मूवमेंट। ये सारी घटना अर्थ क्रस्ट में हो रही है, अंदर हो रही है। तो जब मैं यहाँ पर अर्थ मूवमेंट लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से अर्थ के क्रस्ट में भी हलचल मची रहती है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थ के सरफेस के नीचे का जो शांत माहौल आपको नजर आ रहा है, इतना शांत नहीं है, वहां भी रॉक का स्ट्रेटा मूव करता रहता है। एक बहुत बड़ा फोर्स काम करता है, कभी फोर्स रिलीज होता है। तो इन दो फोर्स लगने के कारण, रिलीज होने के कारण भी क्या चीजें हो सकती हैं? मूवमेंट होता है चट्टानों में। चट्टानें मुड़ सकती हैं, मुड़ती ही हैं। चट्टानें टूट भी सकती हैं, ठीक है, जिसको हम फॉल्टिंग कहते हैं। मुड़ जाने को फोल्डिंग कहते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो टॉपिक है अर्थ मूवमेंट, इसका मतलब फोर्सेस से है जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि ओरोजेनिक, ठीक है ना, ओरोजेनिक ये ई है। एक है एपिरोजेनिक भी कह सकते हैं, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, लेकिन ये माउंटेन बिल्डिंग और उन सब चीजों से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे ही वॉल्केनिक एक्शन, यानी कि ज्वालामुखी का जो उद्गार है, ये भी एंडोजेनेटिक फोर्स का ही उदाहरण है। इसमें एक चीज और लिखी जा सकती है, अर्थक्वेक। क्या लिखा जा सकता है? अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप। ये तो अंदर से ही आएगा। तो इन सब एंडोजेनेटिक फोर्स में आप इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। वॉल्केनिक एक्शन आप जानते ही हैं कि जब मेल्टेड मैग्मा जो है,
ठीक है। जो पिघला हुआ मैग्मा है, जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट से बाहर आता है, जब बाहर आएगा तो चारों तरफ उसको फैल जाना चाहिए और एक नई प्रकार की लैंडफॉर्म्स को बना देगा वो। जैसे कि प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इज एन एग्जांपल ऑफ लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय वॉल्केनिक एक्शन। दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो मेल्टेड मैग्मा बाहर आ रहा है, लावा के रूप में आ रहा है। तो इस एक्शन को समझना होगा काफी डिटेल में कि आखिर वॉल्केनिक एक्शन होता क्या है। तो और वॉल्केनो को क्लासिफाई किस तरीके से किया जा सकता है, जिस रास्ते आता है उसको क्या कहते हैं, उसको वेंट पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट पाइप या वॉल्केनिक पाइप भी कह सकते हैं आप, है ना। इस रास्ते वॉल्केनो आया बाहर, निकला बाहर और चारों तरफ फैल गया। इस तरीके से कोन हमको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कोन बन जाएगा, जिसको हम वॉल्केनिक कोन कह सकते हैं। जिस रास्ते से निकल रहा है उसको हम कहेंगे क्रेटर। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है। वॉल्केनो को क्लासिफाई भी किया गया है, कई तरीकों से किया गया है। पहला तरीका तो यह है कि इसकी एक्टिविटी के आधार पर, अगर कोई वॉल्केनो एक्टिव है तब हम उसको एक्टिव वॉल्केनो कहेंगे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है। इसी तरीके से डोरमेंट वॉल्केनो, जो लंबे समय के बाद उसमें उद्गार हो, दैट इज सपोज टू बी डोरमेंट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, कि अब इसमें संभावना नहीं है कि वॉल्केनो में इरप्शन हो सकता है। तो एक तो तरीका यह है वॉल्केनो को क्लासिफाई करने का, उसकी एक्टिविटी के आधार पर। दूसरा तरीका है वो किस तरीके से निकल रहा है भाई, तो उसको भी किया गया। उसको हम कहते हैं सेंट्रल टाइप ऑफ वॉल्केनो। और तीसरा है जैसे में फिसर टाइप ऑफ वॉल्केनो। फिसर टाइप ऑफ वॉल्केनो ये भी एक उदाहरण है कि इस तरीके से भी ज्वालामुखी का उद्गार हो सकता है, हुआ ही है। एग्जाम्पल इसका मैं दे सकता हूं आपको, डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, ये इस प्रकार का उदाहरण है। क्या और कोई तरीका है इसको क्लासिफाई करने का? एक तरीका और है। तीसरा तरीका है, एक तो वो हो गया, एक ये हो गया, तीसरा ये है कि एक्सप्लोसिव कितना है वो, है ना। मतलब किस इंटेंसिटी से वो एक्सप्लोड कर रहा है, एक्सप्लोसिव। तो अगर मैग्मा गैसेस के साथ निकल के आ रहा है ना, और उसमें रॉक मटेरियल्स भी इंक्लूडेड है, तो एक ब्लास्ट होगा उसमें। तो दैट इज व्हाट, एक्सप्लोसिव काइंड ऑफ वॉल्केनो। एक तरीका और है इसमें, इसी का दूसरा, इसका एक ये लिख लेते हैं, इसका दूसरा जैसे कि प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब ही होता है शांत, कि ज्वालामुखी उद्गार हो तो रहा है लेकिन सिर्फ पिघला हुआ मैग्मा आ रहा है, साथ में गैसेस और रॉक्स नहीं आ रहे हैं। तो आराम से आएगा, मजे मजे से निकलेगा और चारों तरफ फैलता रहेगा, धीरे 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 धीरे। इस तरीके से क्या है, वॉल्केनो को हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ये एंडोजेनेटिक फोर्स का एक उत्तम उदाहरण है। वॉल्केनो के संबंध में हमें और भी चीजें जाननी होंगी। क्या जाननी होगी? कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है। क्या अर्थ के हर हिस्से में वॉल्केनो पाए जाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, अर्थ के हर हिस्से में नहीं पाए जाते। इसको समझने के लिए हमारी एक थ्योरी ने काफी मदद करी, और उस थ्योरी का नाम है क्या, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या नाम है थ्योरी का? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी डेवलप हुई 1970s में। दो नाम सुनेंगे आप, टोजो विल्सन और हैरी हैस। ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने काफी सारे राज उजागर कर दिए अर्थ के क्रस्ट के अंदर के, और हम ये पता लगा सके कि जो अर्थ का जो क्रस्ट है, दरअसल ये कई सारी प्लेट्स में क्या है, विभाजित है। तो अगर मैं अर्थ बनाऊं कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर मैं, ये देखिए, ये मैंने बना दिया क्या, क्रस्ट बना दिया, या कह सकते हैं कि इसको मैंने प्लेट का नाम दे दिया है, इसका नाम है पैसिफिक ओशन प्लेट। इसके बगल में मैंने बना दिया क्या, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। आप समझ रहे हैं बात को? ओशनिक प्लेट हमेशा क्या होती है, बड़ी और भारी होती है। दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ आ सकते हैं, एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं। प्लेट जब एक दूसरे की तरफ आएगी तो जो हैवियर प्लेट है वो धंस सकती है, बराबर की होगी तो टकराएगी, और जब दूर जाएगी तो मैग्मा बाहर आएगा।
मैग्मा के बाहर आने का स्कोप अगर है तब तो वहां पर वॉल्केनिक इरप्शन वाली एक्टिविटी बन जाएगी। तो हमको पता चलता है कि कॉन्टिनेंट की जो मार्जिन्स हैं ओशनिक प्लेट के साथ क्या है, जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप मैप उठाकर देखें अपने एटलस में, तो पैसिफिक ओशन, और मान लो कि यहाँ पैसिफिक ओशन है और यहाँ पर क्या है, नॉर्थ अमेरिका का नक्शा है, और यहाँ पर साउथ अमेरिका का नक्शा है मान लीजिए। तो यहाँ पर आपको रॉकी माउंटेन दिखाई देगा और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, एंडीज माउंटेन दिखाई देगा। तो दरअसल ये दोनों माउंटेन जो बने हैं, है तो एग्जाम्पल किस चीज का, यंग फोल्ड माउंटेन का, जहां पर पैसिफिक ओशन प्लेट किससे टकराई है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से, और यहाँ किससे टकराई है, साउथ अमेरिकन प्लेट से। लेकिन यहाँ पर साथ साथ वॉल्केनो के निकलने की भी संभावना है, क्योंकि स्कोप बना हुआ है किस चीज का, मैग्मा के बाहर आने का। अगर दोनों प्लेट क्या होती, कॉन्टिनेंटल होती, तो ये स्कोप नहीं होता। जैसा कि हमने इंडियन प्लेट और तिब्बतन प्लेट के केस में देखा है कि देयर इज नो स्कोप ऑफ व्हाट, वॉल्केनिक इरप्शन। फाइन, सो देयर इज अ स्कोप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन दिस पार्ट। तो ये जो बेल्ट बनती है पूरी, इसको कहते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट, जिसमें आपका ईस्ट वाला एशिया भी कवर होगा। अर्थात ये इतनी बड़ी प्लेट है जो मार्जिन से जुड़ी हुई है किससे, कॉन्टिनेंटल प्लेट से, तो वहां पर ज्वालामुखी का उद्गार हो सकता है। उसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारा ये है कि विश्व के जो अधिकतर जो वॉल्केनोज हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। दूसरा है मेडिटेरेनियन सी वाली जो बेल्ट है, वो चलती है हिमालयाज तक। तो वहां पर वॉल्केनो की जो वो है नंबर्स वो काफी कम है। हाँ, लेकिन मेडिटेरेनियन सी में हमको कई सारे वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं, इटली में खासतौर पे, सिसिली में, माउंट एटना, है ना, इस ये आपको याद होगा। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने इस तस्वीर को काफी हद तक साफ किया कि जो प्लेट्स हैं ये संतुलित होती हैं, यानी कि ये मूव करती हैं। किसमें मूव करती हैं, एस्थेनोस्फेयर में मूव करती हैं। किसमें करती हैं, एस्थेनोस्फेयर में, जिसको हिंदी में कहते हैं दुर्बलता मंडल। हिंदी में कहा जाता है इसको दुर्बलता मंडल, और उसमें मूव करती है। मूव करती कैसी है, कन्वेक्शनल करंट के कारण, जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट से बाहर आ रही है, और इस तरीके से क्या बन रहा है, साइकिल बन रही है। तो करंट इस तरीके से क्या है, चल रही है। दीज आर कॉल्ड व्हाट, कन्वेक्शनल करंट। एंड दीज करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। ये सब बातें हम पढ़ेंगे किसमें, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, बेफिक्र रहिए। तो ये बैकग्राउंड था जो समझाना काफी जरूरी था, इससे पहले कि हम एक एक करके इन टॉपिक्स में उतरें। ठीक है, तो देखिए दो चीजें होती हैं। एक तो होता है लैंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और एक होता है लैंड फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी कि द्वितीय श्रेणी की। तो लैंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल क्या होगा, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। लैंड फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल क्या होगा, हिमालयास, यानी कि माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू। दीज आर एग्जांपल ऑफ व्हाट, लैंड फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर। लैंड फॉर्म ऑफ थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, जो नदियों के द्वारा किया जा रहा है ना, और ग्लेशियर के द्वारा किया जा रहा है, लेक्स बन रही हैं, तो कॉन्टिनेंट के ऊपर बन रही हैं। this in this way we can classify the landforms in three different orders। तो इससे संबंधित हमें कुछ थ्योरीज देखनी पड़ेंगी। तो उन थ्योरीज का नाम लिखकर मैं लेक्चर समाप्त करता हूं आज का, और कल से हम इसमें टॉपिक वाइज, यानी कि जो भी हमने डिस्कस किया है आज, इस पे हम चर्चा करने शुरू कर देंगे कल से। जैसे टेट्राहेड्रल थ्योरी, क्या है बात, टेट्राहेड्रल थ्योरी। दूसरा नाम सुना होगा आपने, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तीसरा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। These theories are related to what, the to understand the landform of various orders। तो इन तीनों का महत्व है। यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, तो हम उस सभी लेवल पे चर्चा करने को तैयार हैं, चाहे वो यूपीएससी का लेवल हो, चाहे यूपीपीसीएस का, चाहे यूकेपीसीएस का। ओके, तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। ये बैकग्राउंड समझिए इस चीज को अगले आने वाले लेक्चर का, और हम इसी गति से आगे बढ़ते रहेंगे और फटाफट कोर्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे।
और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं इन टॉपिक्स से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।